बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम एनवेलप एंड एवल्यूट से है। प्रूव दैट द होल लेंथ ऑफ एवल्यूट ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज़ 4 टाइम्स ए स्क्वायर अपान बी माइनस वी स्क्वायर अपान ए। तो हमें फाइंड तो करनी है लेंथ ऑफ एवल्यूट इलिप्स, लेकिन सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना होगा, क्योंकि इसी के यूज़ से फिर हम इसको इनडायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है, उसके बाद में डिस्कशन बाद में हो जाएगा। सबसे पहले तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जो कर्व हमको दे रखा है इलिप्स, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व मतलब यहाँ पर जो है एलिप्स दे रखा है। एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, और कार्टेशियन इक्वेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के लिए हमें डी वाई ओवर डी एक्स और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, अपान में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो लिख लीजिए, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर लिख लिया जाएगा, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, लेकिन चूंकि x नहीं था इसलिए y का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन dy और dx कर देंगे। राइट हैंड साइड में 1 है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये जो एलिप्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको फाइंड हमने पहले भी किया था, जिसका वीडियो है दूसरा हमारा पास, जो उसको हो सकता है हमने डिटेल में किया हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम भी कोशिश करेंगे इसको भी आपको क्लियरली यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस जो है वो होल लेंथ ऑफ एवल्यूट हमें फाइंड करना है। मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो हमें फाइंड करना आता है। तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये बचेगा 2y अपान वी स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपान ए स्क्वायर। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हम कर सकते हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें इस डी वाई ओवर डी एक्स की ज़रूरत होगी, और इसके सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी। तो अभी हमने ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ये एक्स के साथ में बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर है, और यहाँ वाई को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो अभी तो उधर न्यूमरेटर में था, अब आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में। इस तरीके से हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल गई है। अब हमें यहीं से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसमें इसका फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की। ये फाइंड करेंगे इस तरीके से कि जो हम फाइंड कर चुके हैं डी वाई ओवर डी एक्स, इसका दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वैल्यू तो हमारे पास है, ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी डी ओवर डी एक्स। लिखने के बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई है, जिसमें जो कांस्टेंट है यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको तो हम यहाँ से बाहर ले लेंगे माइनस को भी, तो हमें ये सेकंड डेरिवेटिव यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। कैलकुलेशन ये आप अपने तरीके से कैसे भी कर लें, जैसे भी आप करते हैं इसको। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचेगा अब वेरिएबल में एक्स न्यूमरेटर में और वाई डिनोमिनेटर में, जिसमें हम न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर का फार्मूला क्या होता है। तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर हो जाता है, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का।
न्यूमरेटर क्योंकि यहाँ पर x है और x का x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन होता है, फिर यहाँ पर न्यूमरेटर यानी x को वैसे लिखते हैं और डिनोमिनेटर यानी y का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं dy/dx। और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू जो है वो अभी जो फाइंड कर चुके थे यहाँ पर, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, सेकेंड डाल दें और वहाँ से हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें जो सेकेंड डेरिवेटिव जो हम फाइंड कर रहे हैं d2y/dx, इसके d2y/dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अगले पेज पर इसकी वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये नेक्स्ट पेज पर हम देख रहे हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव है हमारे पास, हम यानी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इक्वल टू है माइनस का b² तो ब्रैकेट के बाहर है, और आप चाहें तो जो डिनोमिनेटर का जो y² है जो होल अपान में है, क्योंकि इसके अपान में और सिर्फ y² तो इसको इसके साथ में लिख देंगे, तो हमें न्यूमरेटर ही लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो हम a² के साथ में लिख देते हैं यहाँ पर y², और ब्रैकेट के अंदर जो है वो y/1y हो जाएगा, माइनस का फिर x है और फिर है dy/dx, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। माइनस का b²x अपान माइनस का b²x अपान a²y, और इसकी वैल्यू हम लोग यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 के यूज़ से हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब ये माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से जैसे भी चाहें इसको करें। माइनस b² अपान a²y², और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का, और x में x का इंटू करेंगे तो x² हो जाएगी, b² हमारे पास पहले से है x² अपान में a² इंटू y। ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया है। अब यहाँ पर हम v² अपान y को बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से, क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे जो इलिप्स का इक्वेशन है, तो वहाँ से हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख सकेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम इसको x² अपान a² बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें y को हटाना होगा, तो इसमें y को बाहर निकाल लिया हमने। ऐसे यहाँ पर b² को हटाना होगा, तो b² को हमने बाहर ले लिया। इससे क्या हुआ, यहाँ तो v² नहीं था तो ये अपान में आ जाएगा v², यहाँ पर y नहीं था तो y का इधर मल्टीप्लाई होके y में y² हो जाएगा, तो इतना बन जाएगा। और ये हमने v² बाहर ले लिया, y बाहर ले लिया, तो हमारे पास x² अपान a² बचा। इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे जो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, उसकी ये वैल्यू जो है x² अपान a² y² अपान v², इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला था, ये वैल्यू 1 के इक्वल है। तो v² अपान a² y² इंटू v² अपान y लिखा हुआ है। अभी हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, ये वैल्यू 1 के इक्वल है। हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का, तो यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ लिख सकते हैं हम। अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखा जा सकता है। ये सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर है, जो कि माइनस का ये यहाँ पर जो b की जो पावर है, ये देखिए b² था यहाँ पर, तो b की जो पावर है 4 हो जाएगी, b² b की पावर 4 अपान में a² है, और y की पावर 2 ये बन जाए, तो y की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, 3 हो चुकी है। तो सेकंड डेरिवेटिव भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग को जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व का, जो कर्व का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला ये होता है 1 प्लस dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर होल पावर यहाँ पर 3/2। अब ये वैल्यू फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, तो d2y/dx स्क्वायर वैल्यू तो अब रखेंगे इसकी सेकंड डेरिवेटिव की और फर्स्ट डेरिवेटिव की, क्योंकि ये तो किसी भी कर्व के लिए होता है। अब हमारा जो कर्व दे रखा है उसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू, हम अपने कर्व के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 प्लस का dy/dx है उसकी जगह, तो इक्वेशन नंबर जो 2 हमने लिखा था उसमें से वैल्यू ढूंढ लीजिएगा, माइनस का हमारे सामने लिखी हुई ऊपर b²x अपान a² y, इक्वेशन नंबर हमने 2 से वैल्यू पुट कर ली है। इसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर कर दिया है,
होल ये स्क्वायर ब्रैकेट की पावर है 3/2। फार्मूला है, याद करना होगा आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये फाइंड किए -v⁴ अपान में a² y³। तो यहाँ पर ये अपान में है a² और y की पावर है 3। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर चाहे तो आप 3 डाल दीजिए। तो इक्वेशन नंबर हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 का यूज़ किया है। अब इसे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये यहाँ से हम माइनस को निगलेक्ट कर देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, जिस तरीके से आपको मालूम है रेडियस पॉजिटिव होती है, एरिया पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो आप निगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन को, और ये a² y³ जो है वो डबल अपान में इसका ऊपर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है, इसे हम लोग रो से डिनोट करेंगे और माइनस साइन को निगलेक्ट कर देंगे। जो डबल अपान में हमने कहा था ऊपर पहुँच जाएगा न्यूमरेटर में, तो उसको हम लिख दे रहे हैं ऊपर, यानी a² y³ अपान में b⁴ ये ब्रैकेट के बाहर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो अब लिख देते हैं 1 प्लस का, और ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, और x का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर। तो न्यूमरेटर की बात आ गई। डिनोमिनेटर में देखिए a² है तो a की पावर 4 हो जाएगी, होल ऑफ स्क्वायर खोल लें, और y का स्क्वायर y² होल पावर यहाँ पर 3/2। तो यहाँ पर हम लिख दें कि निगलेक्टिंग निगेटिव साइन को हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस होती है जिसको हमें साइन का यहाँ पर यूज़ नहीं करना होता है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो निगेटिव अगर साइन आ रहा है तो उसको यहाँ से हम लोग हटा दिया करते हैं। अब ये वैल्यू रखने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग और कर लेते हैं। इसमें अपान में 1 कर लेते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। अपनी मर्जी है जिस तरीके से आप इसे सॉल्व करें। तो a² y³ अपान b⁴। अभी मेन फोकस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने पर है। तो a⁴ y² प्लस b⁴ x² होल पावर यहाँ पर 3/2 है। और अब होल पावर ये है तो न्यूमरेटर की पावर भी इतनी हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर ये हो जाएगी। तो अलग अलग कर दें ताकि हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकें। तो ये लिखने के बाद हमने देखा कि न्यूमरेटर यानी a⁴ y² प्लस b⁴ x² की पावर 3/2 हो जाएगी, और यहाँ पर a⁴ y² का पावर 3/2 हो जाएगी। तो जब हम a⁴ y² की पावर 3/2 करेंगे तो देखेंगे इधर a की पावर भी 4 की पावर भी 3/2 हो जाएगी और y² की पावर भी 3/2 हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो 2 से 2 कट जाएगा और 4 यहाँ पर 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो a की पावर यहाँ पर 6 बन जाएगी और y की पावर 3 बन जाएगी। यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप ये कैलकुलेशन इसी के अंदर कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं बिना कुछ दिखाए हुए इस तरीके से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमने सॉल्व की है जो कि a की पावर 6 और y की पावर 3 आई है, और a² y³ अपान b⁴ हमारा ये चल ही रहा था मल्टीप्लाई में, इसमें ये ब्रैकेट है a⁴ y² प्लस b⁴ x² होल पावर 3/2। y³ से y³ कैंसिल हो जाएगा और 6 पावर में से ये 2 पावर यहाँ से कैंसिल होकर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू आ गई सिंपलेस्ट पार में a⁴ y² प्लस b⁴ x² होल पावर 3/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी हमें फ़िलहाल फाइंड करना थी, पावर ये 4 बनी बची है और b⁴। इसे इक्वेशन नंबर हम 4 डाल देते हैं क्योंकि इसका ही मेन अब यूज़ करना है। अब फाइंड तो करना था हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एवोल्यूट करना था, लेकिन हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड किया। उसका रीज़न ये है कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, पहले एक आर्टिकल है, इसको इसी के यूज़ से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द एवोल्यूट, यानी एवोल्यूट की जो आर्क है उसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ये डिफरेंस होता है। द डिफरेंस ऑफ रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियाई यानी रेडियस कई होंगी, ऑफ डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कर्व,
यानी कर्वेचर के रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है उनका डिफरेंस होता है एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व, यानी कर्व के कोई भी 2 पॉइंट। जैसे हमारा ये कर्व जो है वो एक आपको मालूम है कि एलिप्स है। एलिप्स कैसा बनता है आपको मालूम ही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट कर्व आपको मालूम है सिमेट्रिकल होता है। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे एक्स एक्सिस के नीचे होगा, जैसे वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में होगा वैसे राइट हैंड साइड में होगा। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा द डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपने समझने के लिए हम ये 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, यानी एक्सट्रीमिटीज़ या इन पॉइंट्स जो होते हैं जो हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है उसका, इसको ए पॉइंट और बी पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक से बनाएं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं अगर हमारा कर्व का इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, और ये डिस्टेंस b होती है, तो इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,b होते हैं। तो हम इन 2 पॉइंट्स की बात करते हुए समझ लेते हैं इस चीज़ को। द डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर एट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, यानी इस पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको अगर हम ρ1 कह दें, और इस पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी जिसे हम अगर ρ2 कह दें, तो इन पॉइंट्स पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिफरेंस होगा यानी ρ1 माइनस ρ2 जिसे बोलेंगे, वो बराबर होता है किसके इक्वल होता है, उसके बारे में कह रहे हैं। इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द एवल्यूट बिटवीन 2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो इन दो के बीच में जो एवल्यूट की, जो इन 2 पॉइंट्स के बीच में यानी करस्पॉन्डिंग बने ना, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एवल्यूट की जो लेंथ होती है उसके बराबर होता है, यानी इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क एवल्यूट बिटवीन दी 2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट। यानी इन यहाँ पर जो एवल्यूट होगा, यहाँ पर एवल्यूट हमने बनाया नहीं, आपको मालूम ही है कि एनवेलप ऑफ जो नॉर्मल होता है उसे एवल्यूट बोलते हैं, तो उसकी जो लेंथ होगी इन 2 पॉइंट्स के बीच में वो इसके बराबर होगी। अब चूँकि ये पूरे होल हमें लिप्स का चाहिए, तो आपको मालूम है कि जितना ये होता है लेंथ उतनी ये लेंथ होती है और उतनी ये होती है, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो है वो आपको मालूम है कि एवल्यूट की लेंथ भी, यानी जो आर्क लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एवल्यूट भी वैसे ही होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो हम इतना तो अगर फिर पूरे कर्व के लिए जब करेंगे तो इसका 4 टाइम्स करना होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिकल होता है। जिस तरीके से हम इसकी पूरी लेंथ निकालने के लिए ये लेंथ निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी लेंथ आ जाती है। ऐसे हम जो एवल्यूट है, एवल्यूट के जो आर्क है उसकी लेंथ को अगर फाइंड करना चाहते हैं, आपको मालूम ही होना होगा एवल्यूट क्या होता है, जो एनवेलप होता है उसको, उसकी लेंथ एनवेलप यानी कर्व, और किसका नॉर्मल, जो भी कर्व हो यानी ये कर्व, इस कर्व के नॉर्मल का जो होता है एनवेलप, उसको बोलते हैं एवल्यूट, और इसकी हमें लेंथ फाइंड करना है। तो इनडायरेक्टली निकलेगी, डायरेक्ट नहीं निकलेगी, तो उसके लिए इस हमने आर्टिकल का यूज़ करना है, इस आर्टिकल को का यूज़ करना है कि जो लेंथ होती है, जो हम अगर लेंथ फाइंड करना चाहते हैं एवल्यूट की 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो उन 2 पॉइंट्स पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उनके डिफरेंस के बराबर होती है। उम्मीद है लास्ट वाला समझ में आ गया होगा बात। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच जो एवल्यूट की लेंथ है वो फाइंड हो जाएगी। हमें पूरे कर्व के लिए निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करके होल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो बस सबसे पहले तो हम इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू इस फार्मूले की यूज़ से निकालें, क्योंकि ये एक जनरल पॉइंट x, y पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है। आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पॉइंट पर फाइंड करना और बी पॉइंट पर फाइंड करना है, तो इसी की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 4 का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अगले पेज पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं।
नेक्स्ट पेज पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो इससे रो 1 जैसे कि हम पहले बोला था, रो 1 क्या है, रो 1 जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो है एट दी एंड पॉइंट ए कामा 0, यानी एंड पॉइंट किसका है, यो मेजर एक्सिस होता है इसका। तो इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करेंगे और हम रो 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी ए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वहाँ पर हमने देखा था कि न्यूमरेटर में था होल पावर कितनी है 3/2 और बीच में प्लस का साइन, ए की पावर 4 है और फिर है y है, y की जगह पर हमें 0 रखना है, 0 y का स्क्वायर और फिर प्लस का था b की पावर 4 और a स्क्वायर, a का मतलब a है यहाँ पर, अपान में a की पावर 4 और b की पावर 4, a की पावर 4 और b की पावर 4, इससे सॉल्व करने हैं। ये तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू 0, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, यानी ये वाला टर्म बचेगा। b की पावर 4 a स्क्वायर होल पावर इसकी 3/2 है, a की पावर 4 b की पावर 4, यहाँ पर आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों की पावर 3/2 हो जाएगी। जब b की पावर 4 की पावर 3/2 करेंगे और a की स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे, अपान में a की पावर 4 b की पावर 4, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रो 1 की वैल्यू मिल जाएगी a की पावर इंटू हो जाएगी ब्रैकेट के बाहर और अंदर की पावर का, और ये b की पावर a की पावर हो जाएगी, ये तो b है, और b की पावर 6 हो जाएगी और a की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, अपान a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, b की पावर और a की पावर दोनों ही, तो एक पावर a की अपान में बचेगी और ये 4 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो v स्क्वायर ऊपर बचेगा। तो रो 1 की वैल्यू तो निकल आई है, यानी ए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपका इलिप्स होता है, तो इलिप्स का ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पर ए पर, यानी ए कामा 0 पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस पॉइंट बी पर फाइंड निकालेंगे 0 कामा बी पर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग रो 2 बोलेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी पॉइंट मतलब 0 कामा बी। तो इक्वेशन नंबर 4 का हम लोग यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू रख देंगे, तो रो 2 इज इक्वल टू यहाँ पर था a की पावर 4 y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिएगा, b की पावर 4 और x की जगह 0 रखना है, इसका स्क्वायर होल पावर 3/2, अपान में a की पावर 4 और b की पावर 4 है। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को फाइंड करना है, ये वैल्यू 0 का इसका 0 होकर पूरी 0 हो जाएगी, b की पावर 4 और a है a की पावर 4 और b स्क्वायर होल पावर है 3/2, अपान में a की पावर 4 b की पावर 4, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे ये इक्वल का साइन है यहाँ पर, फिर ये लाइन है, ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स और 3 से इंटू होकर पावर 6 हो जाएगी और ये 2 कैंसिल हो जाएगी, b की पावर 3 बचेगी, अपान a की पावर 4 और b की पावर 4, तो 3 पावर तो b की कैंसिल हो जाएगी, एक पावर अपान में बचेगी, ऊपर 6 है नीचे 4 पावर माइनस हो जाएंगी पावर। और अगले पेज पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी देख रहे हैं, यानी रो 2 की वैल्यू को देख रहे हैं, ये आ गया ए स्क्वायर अपान में b, ये मिल गया। तो हमें रो 1 और रो 2 दोनों मिल चुका है, तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ of the evolute between the point, यानी जो कर्व का हमारा जो है एलिप्स है उसके इन दोनों पॉइंट्स यानी a, 0 और 0, b के बीच में ऑन
दी इलिप्स पे ये दोनों पॉइंट हैं उनके बीच कर्व की एवल्यूट के जो लेंथ है वो फार्मूला जो हमने बताया था इससे पहले कि इनके बीच के डिफरेंस यानी बाद वाले में से पहले वालों को माइनस कर ले उसी को डिफरेंस बोलते हैं। और ये वैल्यू आई है स्क्वायर अपान वी और ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी बी स्क्वायर अपान ए। अब हमें जो कि पूरी लेंथ फाइंड करना है और कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, तो इसलिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करके होल लेंथ फाइंड कर लेने चाहिए। तो बता दें सिंस द इलिप्स क्योंकि x में स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और y में स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी इवन पावर है, स्क्वायर है यानी इवन पावर है। 4 पावर भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी। द इलिप्स इज symmetrical about both axes, therefore the whole length हमको फाइंड करना थी, whole length of the evolute। तो एवल्यूट की होल लेंथ में पता चल चुकी है 4 टाइम्स हो जाएगी जो भी अभी लेंथ फाइंड करती है स्क्वायर अपान वी माइनस बी स्क्वायर अपान ए। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।